ठीक, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि क्या होता है, लोग स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। आईएएस का पेपर है, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप उनसे कभी भी चले जाओ, स्ट्रेटेजी बना रहे हो। क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो कि मुझे आईएएस की ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी पढ़ना है। वो एक ही साथ अपने ब्रेन पे इतना ओवरलोड ले लेते हैं एक ही चीज का। और नहीं, फिर ऐसे लोगों से मजे भी लो आप। ऐसे कोई इंसान बहुत लोड में ना, बहुत टेंशन में, आपको दिख रहा है चाय पी रहा, सिगरेट पी रहा, पता है क्या बहुत टेंशन में। भाई क्या टेंशन? आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ मैं। क्या टेंशन में आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं कि यार मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, ज्योग्राफी नहीं आती। मैं सुन, हिंदी भी आएगा पता है, क्वालिफाइंग पेपर होता है। अरे हिंदी भी आएगा। अब उसके दिमाग में हिंदी की टेंशन शुरू हो जाएगी। फिर वो मात्रा देख रहा है इतने में। इंग्लिश का भी है, इंग्लिश भी है, क्वालिफाइंग है, पर उसमें लग जाएगा। वो भूल गया कि वो ज्योग्राफी करने बैठा था। ठीक है। एंड देन फिर अचानक से क्या देना, अरे यार इसका सी सेट बहुत कठिन आया था। हाँ सी सेट, अरे मैथ तो आईआईटी वाले नहीं कर पा रहे थे। आईआईटी वाले, अरे वो हिंदी भूल गया, इंग्लिश भूल गया, मैथ पे चला गया। और ये काम उसके सामने करना, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको। वो आदमी तैयारी ऐसे बंद करेगा, निकल गया। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, वो आपको सिलेबस कभी नहीं बताते हैं। आप याद रखना, वो आपसे कहेगा कि बच्चों आपको प्रीवियस ईयर पता होने चाहिए क्वेश्चंस, और सिलेबस पता होना चाहिए। तो सर आप ही हमें प्रीवियस ईयर और सिलेबस बता दो। नहीं बताता। आप बताइए क्यों नहीं बताता आपको सिलेबस? जिस दिन बड़ी कोचिंग वाले जो है, अगर आपको आईएएस का सिलेबस बता देंगे, आप तैयारी बंद करके भाग जाओगे। ठीक है। आपसे जब कोई ये बोलेगा कि आपको एक ऐसे का पेपर देना है, इसमें 2 ऐसे लिखने होंगे 11 12 पेज के। ठीक है। उसके बाद आपको एक हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देना है, इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर देना है, फिर जीएस पेपर 1 देना है, पेपर 2 देना है, पेपर 3 देना है, पेपर 4 देना है, फिर ऑप्शनल 1 देना है, ऑप्शनल 2 देना है। ठीक है। इतने में ही हो जाएगा काम आपका, बन गए तुम कलेक्टर। समझ में आया आपके? पर आपको क्या है, एक एक करके चलो। इसीलिए बोलते हैं बिट बाय बिट यू कैन ईट एन एलिफेंट। क्या बोलते हैं? बिट बाय बिट यू कैन ईट एन एलिफेंट। अभी मैं आपसे ये बोल दूं हाथी की सूंड खा जाओ, नहीं खा पाओगे। अरे हाथी, अच्छा पेट खा जाओ, नहीं खा पाओगे। आप क्या करो, बिट बाय बिट यू कैन ईट एन एलिफेंट। आप छोटे छोटे टुकड़े करो, छोटे छोटे टुकड़े कर करके आप बड़े से बड़ा हाथी 2 महीने में तो खा लोगे। अरे 6 महीने में खा लोगे, फ्रिज में रखते चलना। ठीक है। एरावत जितना बड़ा हाथी भी हो ना तो उसे खा लोगे। समझ में आया? पर अगर मैं आपको साथ दिखा दूं, अरे हाथी खा जा, खा ले तुम, खा ले तुम, आपको खानदान खा के दिखा दे। ठीक। क्या करना है हमें, बिट बाय बिट यू कैन ईट एन एलिफेंट। बिट बाय बिट आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, अपनी तैयारी करिए। कोई अगर आपको ये डरा रहा है कि अरे, अरे तेरा ज्योग्राफी हो गया, अरे एंशिएंट हिस्ट्री में वो वाली चीज रह गई, पेलियोलिथिक। अब वो पेलियोलिथिक पे चला गया। फिर रात को उसको बोल दो, अरे साइक्लोन में वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाले नहीं आते तुझे, वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल घूम जाएगा। फिर उसको कह दो वो सेशल्स में ना एक नया मिलिट्री बेस बना रहे हैं हम, मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही है। क्या कर रहे हो अपने लाइफ के साथ? हाँ, आप क्या कर रहे हो? एक कार में एक काम नहीं हो सकता है आपको। ये चीज, ये आदमी डॉक्टर मरे ने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बोला था। क्या बोला था? एक बार में आप एक काम करिए। बोलो क्या करना है? एक बार में एक काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं स्टूडेंट का लेता हूँ एक एग्जाम्पल। क्या हुआ, मैंने इनको बोला एक बुक रीड करिए, ये वाला पेज पढ़िए। ये ढंग से रीडिंग नहीं हो पा रही। क्यों रीडिंग नहीं हो पा रही? इनको लग रहा है कि इनका प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ है, कि ये शेड्यूल को कुछ और तरीके से बोल रही हैं। तो ये पढ़ने में इनका दिमाग चला गया कि अरे इस वर्ड को अगर मैंने ढंग से नहीं बोला तो मेरे पीछे 4 5 लोग बैठे हैं, वो क्या सोचेंगे, वो मेरे को किस तरीके से देखेंगे। ठीक है। तो इन्होंने उसके प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा ध्यान दे दिया कि मैं फ्रेंच एक्सेंट या इंग्लिश एक्सेंट में बोलूं, है ना, ताकि लोगों के सामने मैं बब्बर शेर। नहीं, आप किसी भी तरीके से प्रोनाउंस करिए। सुनो, आपके मन में आया, जो मन में प्रोनाउंसिएशन है आप करिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बस एक। ठीक है। और कंटेक्स्ट गलत ना चला जाए। आपके शब्द पॉजिटिव है अगर तो पॉजिटिव सेंटेंस में हो, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही रहे। मुंह से आप प्रोनाउंसिएशन कैसा भी करो। ठीक है। कैट को आप कैट बोलो कि सीएटी बोल दो, कि सीएटी, कैसे भी तरीके से बोलो, कैट 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 काट, कुछ भी बोलो, मुझे नहीं मतलब नहीं है। प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए बिल्कुल वैल्यू नहीं रखता है। मैं आपको आज फाइनल बता दे रहा हूँ। मेरे लिए वैल्यू करता है आपका प्रीलिम निकल जाए, आपका मेज निकल जाए। इंटरव्यू में क्या साउथ इंडियन का एक्सेंट नॉर्थ इंडियन एक्सेंट बराबर है? नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का कोई आएगा तो उसका एक्सेंट चेंज नहीं होगा। आप मुझे बताइए सर, अंडमान में एक ट्राइब रहती है नॉर्थ सेंटिनलीज, क्या वो भारतीय नागरिक है? हाँ वो भारतीय नागरिक है। क्या वो, अगर कोई लड़का उसमें 21 साल से ऊपर है, क्या वो आईएएस का पेपर दे सकता है? हाँ वो दे सकता है आईएएस का पेपर। जबकि सेंटिनलीज ट्राइब जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे रहती है, आज तक कोई इंसान वहां तक ढंग से नहीं पहुंच पाया।
उनसे बात नहीं कर पाया है, तो क्या वो पेपर नहीं दे सकते हैं? वो भी दे सकते हैं पेपर। जो यूपीएससी का सिलेबस आपके लिए वही सिलेबस उसके लिए है। अब वो आएगा इंटरव्यू में, आप बोलो अरे इसका तो एक्सेंट ही नहीं आता, इसे रिजेक्ट कर दोगे आप? उसे नहीं कर सकते हो रिजेक्ट आप। उसे कैसे कर दोगे रिजेक्ट आप? उसे एक्सेंट का कोई लेना देना नहीं है। कभी ऐसे मन में मत लाना, आपके मन में आ गया कि लोग क्या सोचेंगे, एक्सेंट गड़बड़ है, कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, 4-5 लोगों पर नजर पड़ी गई, आपकी रीडिंग बेकार हो गई। समझ में आ रहा है? ये भी एक एग्जाम्पल है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का। आप किसी इंसान को कॉन्शियस कर देते हैं। जैसे कोई इंसान बोलने आया मंच पे, आपने बोल दिया अरे सर आपका ऊपर का बटन खुला है। अब वो इंसान कितना भी कर ले, उसका बार बार नजर जाएगा ऊपर के बटन पे। वो बोलते टाइम सब कुछ भूल जाएगा कि भीड़ बैठी है और लेक्चर किस पे चल रहा है, वो किधर चला गया, ऊपर के बटन पे चला गया। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा फाइनल कंक्लूजन मोटिवेशन का ये वाला है कि सर टैक्सी में आप बैठे हो तो उसे एक लोकेशन बता दो, मुझे आप भगवान टॉकीज छोड़ दीजिए, मुझे आप ताजमहल छोड़ दीजिए। उसको 10 तरीके के इंस्ट्रक्शन मत देना कि आगरा कैंट पे पहले जाएंगे, वहाँ बुआ जी आ रही है, बुआ जी को उठाना है, फिर वहाँ उनकी पार्किंग के पैसे नहीं देने हैं, फिर वहाँ पीछे पेड़ के पीछे लगा लियो, और उसके बाद वहां से चलेंगे एक पेठे वाले पे रुकेंगे, वहां से मुन्ना लाल का वो वाला पेठा लेंगे जो कि ऑरेंज कलर वाला होता है, और फिर उसके बाद हमें पटाखे फैक्ट्री पे जाना है। वो उतार देगा टैक्सी वाला आपको। ठीक, आप क्या बोलोगे? एक बात बताइए आप मुझे। इसीलिए जब आप किसी अधिकारी के सामने जाते हो तो वो क्या बोलता है, जितना पूछा उतना बताइए। आईपीएस या आईएएस किसी भी अधिकारी क्या बोलता है, जितना पूछा उतना बताइए। आप एक बार में एक चीज बताइए, क्या आप वहां पे थे? यस सर या नो सर। ये नहीं कि अरे वो मौसी आई थी, बीच में सबको बुलाया था, फिर मैं वहां था। ठीक है, आपके समझ में आ रहा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये था आपका मोटिवेशन। आप स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं पैसेज पे। ठीक है, दूसरा पैसेज है जो आपका 2023 का, देखते हैं। एक सेकंड से नहीं। साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ। साइंस अपने आप में काफी नहीं है। देयर मस्ट बी अ फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड द साइंसेस टू कोऑर्डिनेट देम एंड पॉइंट टू अ गोल। साइंस अपने आप में काफी नहीं है, कोई ना कोई फोर्स या डिसिप्लिन होगा साइंस के बाहर, टू कोऑर्डिनेट देम टू पॉइंट टू अ गोल। देखो पहले सेंटेंस से आपको पता चलता है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट इसका क्या है? वो बोल रहा है साइंस के ऊपर बात चल रही है। पहली बात तो क्या है, साइंस के ऊपर बात चल रही है, और बोल रहा है कि साइंस अपने आप में काफी नहीं है, जरूर कोई एक्सटर्नल फोर्स होगी जो उसे चला रही है। फॉर एग्जाम्पल यही वाला टॉपिक मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है इस समय, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। एक बात बताओ, हर कोई न्यूटन क्यों नहीं बन गया? इतने लोग रह रहे थे लंदन में, इतने लोग थे अमेरिका में, एक ही को आइंस्टीन बना। वहां तो हर कोई आदमी आइंस्टीन होना चाहिए था, हर कोई आदमी न्यूटन होना चाहिए था, एक ही क्यों बना? बताइए आप। कोई लॉजिक रहा होगा। हमारे देश में कितने लोग स्वामी विवेकानंद बन सकते थे, बट वो एक ही क्यों बने? क्यों अलग से आटा खाते थे वो? कि नहीं वो सुबह उठ के रोटी के अंदर केला डाल खाते थे? ऐसा तो नहीं है। वही क्यों बने? जरूर कुछ ना कुछ तो आउटसाइड साइंस की बात भी होगी, कुछ ना कुछ इंसान के अपने एफर्ट होंगे। रामकृष्ण परमहंस से मिले वो, उनके गुरुजी, उनने गुरुजी के जो बोला, गुरुजी के एक ही शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के न जाने कितने गुरु वो थे, शिष्य थे, बट एक स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया, गुरुजी ने जितना बोला उतना करना है। ठीक है, इन्होंने बोला ये होता है इस तरीके से, यही करना है इस तरीके से। समझ में आया आपको? यही फौजी, आपने ये फौजी देखा है, मिलिट्री कमांडर ने कह दिया है कि कूद जाना है तो वो कूद जाएगा, वो ये नहीं पूछेगा अरे ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, क्या लॉजिक लगाया आपने। ठीक है, मिलिट्री कमांडर का फैसला आया, ब्रिगेडियर साहब ने बोला ये करना है तो ये करना है। रामकृष्ण परमहंस ने बोला स्वामी विवेकानंद को ये करना है, उन्होंने बोला ठीक है करना है। ठीक है, आईएएस की तैयारी में आपको पता चल गया है कि मुझे ये प्रीलिम्स का पेपर निकालना है, उसके लिए मुझे ये करना है तो ये करना है, बात खत्म। फिर मैं नहीं सोच रहा कि इंटरव्यू में अगर कोई पूछ लेगा कितनी सीढ़ी चढ़ के आए, गाली निकलती है फिर ऐसे। समझ में आया? ठीक है, पेन की जगह चक्कू होता है तुम्हें मार दे, है ना। जितना बोला उतना तो कर सकते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप। छोटा बच्चा होता है उसे बोलते हैं पहला पैर रखो, फिर दूसरा कदम रखो, तीसरा कदम रखो। सीधे नहीं बोलते बुलेट पे बैठ के व्हीली मार दे, छोटा बच्चा है ना। पहला क्या है, साइंस बाय इटसेल्फ इज नॉट इनफ, देयर मस्ट बी अ फोर्स एंड डिसिप्लिन आउटसाइड द साइंसेस टू कोऑर्डिनेट देम एंड पॉइंट टू अ गोल। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होंगी। रविंद्रनाथ के 8वें 9वें बच्चे थे अपने बाप के,
समझ में आया आपको? इट इज नॉट पॉसिबल टू रन अ कोर्स राइट व्हेन द गोल इटसेल्फ हैज नॉट बीन राइटली प्लेस्ड। ये आपका सही तरीके से आप नहीं कर पाओगे अगर आपका गोल राइटली प्लेस्ड नहीं है। आपके दिमाग में गोल है ही नहीं, क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ना है। अरे आप ये तो बता दो सर, मैं भी फोन पे आता है मेरे पास भी, सर कौन सी कोचिंग, मैं आपको किसकी तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है तो उसको थोड़ा सा अलग तरह से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। पीसीएस की करनी है तो थोड़ा फैक्चुअल वाला रहता है, उसको आप सर्च करना। एसएससी करनी है तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल वाला है, आपसे ज्यादा फैक्ट तो आईएएस वाले को नहीं पता होंगे जितने एसएससी को फैक्ट पता होते हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल इतना आसान नहीं है, इतना लोग समझते हैं। आईएएस में आपके पास दिमाग है, आप निकाल लिया, लॉजिक मेरा सेट बैठा निकल। पर पीसीएस और एसएससी में तो बहुत फैक्ट है। ठीक, व्हाट साइंस नीड्स इज फिलोसफी, साइंस को क्या चाहिए ये बोल रहा है, आप देखो सर्कल करो इसे। व्हाट साइंस नीड्स इज फिलोसफी, साइंस को भी फिलोसफी चाहिए। The analysis of scientific method and the coordination of scientific method and the coordination of scientific purposes results, without this any science must be superficial। अब देखो इसने क्या किया है, इसकी ट्रिक देखिए। The analysis of scientific method मतलब एनालाइज कर रहे हैं हम क्या, साइंटिफिक मेथड को, एंड द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब हम और आप कोऑर्डिनेट होकर चल रहे हैं। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ शिमला की और पहाड़ों की और आपके दिमाग में चल रहा है डोमिनोज, तो हम और आप कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ऑब्वियसली मेरी बात आपके खोपड़ी में नहीं जाएगी, आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आएंगी, हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हो गए। ठीक है, जब आपसे तो आपका टीचर बात कर रहा है आईएएस की तैयारी की और उस टाइम पे आप मोबाइल चला रहे हो, उसमें वो देख रहे हो, समझ रहे हो ना क्या देख रहे हो, तो आपका रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया, फिर वो नॉलेज नहीं घुस पाएगी आप में। द एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड कोऑर्डिनेशन, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, देखो दो बार लिख दिया, analysis of scientific method and the coordination of scientific method and the coordination of scientific purposes and results, without this any science must be superficial। अगर साइंस के साथ हम सारी चीज नहीं मिलाएंगे तो सिर्फ साइंस सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब ऊपर ही ऊपर सतह तक, ऊपरी ऊपरी ज्ञान है, छिछला ज्ञान जिसे बोलते हैं, सुपरफिशियल नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है आपको उस चीज की। ठीक है, गवर्नमेंट सफर्स प्रिसाइसली लाइक साइंस फॉर लैक ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी बेयर्स टू साइंस, देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट सफर्स प्रिसाइसली लाइक साइंस फॉर लैक ऑफ फिलोसफी। अब देखो यहाँ पर ये टिक कर दो, देखो सर देखिए ये एक पैसेज में आपको देखो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट होते हैं। पहले वाले में बोल रहा था साइंस बिना गोल की और बिना सबकॉन्शियस के बेकार है, कोऑर्डिनेशन चाहिए, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, गवर्नमेंट ले आया, गवर्नमेंट सफर्स प्रिसाइसली उसी तरीके से लाइक साइंस, जिस तरह साइंस सफर करती है फॉर लैक ऑफ फिलोसफी। पहले बोल रहा था कि साइंस के पास फिलोसफी ना हो तो वो बेकार है, अब वो आ गया टॉपिक यहाँ बदल गया, गवर्नमेंट के पास फिलोसफी नहीं है तो वो बेकार है। आप ऐसे ब्रेक पॉइंट याद रखना, जब बड़ा पैसेज आए तो उसके छोटे टुकड़े कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा था तो एक वर्ड हमें सिखाती थी, मैडम थी, वो सिखाती थी डिक्टेशन, उसमें उन्होंने बोला था जब कोई बड़ा शब्द आए राघव तो उसे टुकड़े टुकड़े करके बोलना, जैसे प्रिटेंडिंग वर्ड था तो उसे बोलती थी प्रीटेंडिंग। ठीक है, उसी तरीके से एक बड़ा अगर आपके पैसेज आ गया तो टुकड़े कर दो, दो पार्ट में कर लो। कई लोग इतनी मोटी किताब आती है डर जाते हैं, जैसी वो किताब है 3 पार्ट में फाड़ लो उसे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, अब कर लो, अब डराएगी भी नहीं वो किताब। इसीलिए आपकी योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पतली पतली आती है, ताकि कम से कम डरो नहीं, इतना तो पढ़ लो, सरकारी मैगजीन होती है वो। फिलोसफी बेयर्स टू साइंस द सेम रिलेशनशिप विद स्टेटमैनशिप बेयर्स टू पॉलिटिक्स, जिस तरह से फिलोसफी इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, उसी तरह फिलोसफी इंपॉर्टेंट है स्टेटमैनशिप या फिर पॉलिटिक्स में या पॉलिटी। मूवमेंट गाइडेड बाय टोटल नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव, ऐसी मूवमेंट आप इस तरीके से चलेगी, आपके पास टोटल नॉलेज है, ज्ञान है और पर्सपेक्टिव, मेरा देखने नजरिया क्लियर है। देखने नजरिया मतलब पर्सपेक्टिव होता है, भाई आपका पर्सपेक्टिव क्या है। गौतम बुद्ध का पर्सपेक्टिव था मध्यम मार्ग, जबकि जैन का पर्सपेक्टिव था एक्सट्रीम। ठीक है, जैन सब बोलते थे एक्सट्रीम, गौतम बुद्ध बोलते थे मध्यम, सबका पर्सपेक्टिव अपना अपना था। फिर महावीर जैन ने ही बोला अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, अनेकांतवाद हो सकता है, शादवाद हो सकता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव की बात है। एज अगेंस्ट एमलेस एंड इंडिविजुअल सीकिंग, ठीक है भाई, आपको जो फिलोसफी है वो आपको बोलेगी टोटल नॉलेज और पर्सपेक्टिव देगी,
एमलेस और इंडिविजुअल सीकिंग पे नहीं जाओगे आप भाई। कई तरीके की टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी एटम बम बना के आप फोड़ के मार दो हिरोशिमा नागासाकी और फोड़ दो, और एक टेक्नोलॉजी है वही न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके आप परमानेंट सोर्स बना दो एनर्जी का। तो कोयले, ये जो फॉसिल फ्यूल्स आप जला रहे हो ये बंद हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी का इस तरह से यूज कर सकते हो। फिलॉसफी का फर्क है, एक फिलॉसफी चाहती है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम पूरे देश में से बिजली बिजली फैल जाए, कोई नुकसान नहीं, पूरा वर्ल्ड खुश, और एक फिलॉसफी कहती है उसे बम फोड़ा के लाखों लोगों को मार दो। फिलॉसफी का फर्क है, फिलॉसफी इंपॉर्टेंट। जस्ट एज द परस्यूट ऑफ नॉलेज बिकम्स स्कोलास्टिसिज्म, अब देखो ये टफ वर्ड यूज कर दिया, जस्ट एज परस्यूट ऑफ नॉलेज, परस्यूट मतलब नॉलेज का पीछा करना, उस रास्ते पे चलना है, पाथ ऑफ नॉलेज पीछा कर रहे हो, नॉलेज बिकम्स स्कोलास्टिसिज्म। अब देखो एक और आपको मैं चीज सिखाता हूँ कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश के बारे में, सुन लेना। कई बार आपको सेंटेंस के बीच में ऐसा वर्ड मिलेगा जिसका मतलब आपको नहीं पता हो, ना किसी को नहीं पता होगा, जैसे आज ये वर्ड है, तो आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है। अच्छा, जस्ट एज परस्यूट ऑफ नॉलेज मतलब सिर्फ नॉलेज का पीछा करना, बिकम स्कोलास्टिसिज्म होगा भाई कुछ, व्हेन डाइवोर्स्ड फ्रॉम द एक्चुअल नीड्स ऑफ मैन एंड लाइफ। अब व्हेन डाइवोर्स्ड फ्रॉम एक्चुअल नीड्स ऑफ मैन ऑन लाइफ, आप मुझे बताओ डाइवोर्स का पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है, तो ये स्कोलास्टिक यहाँ पे कैसा वर्ड हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया। वैसे स्कोलास्टिक का मतलब होता है प्लास्टिक की तरह, कि आपकी नॉलेज सिर्फ प्लास्टिक की तरह है, 2+2=4, आपने कभी 2+2=4 का यूटिलाइज नहीं किया कुछ क्रिएटिव तरीके से, किसी बच्चे को नहीं सिखाया, हमने पढ़ लिया 2+2=4, हमें याद है, अब हमें वर्ड से क्या लेना देना। अरे 2+2=4 का आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते थे, 2 4 होता है तो 2 2 4 ऐसे कर लिया आपने, ये क्या हो गया, वर्ल्ड अर्थ डे। बताओ ये निकाल लिया हमने तो 2+2=4 से, 2 और 2 ने मिलकर 4 बनाया, वर्ल्ड अर्थ डे हो गया। 2 2+2=4 या 2 2 4। अब ये स्कोलास्टिक नहीं है, ये नॉलेज आपने क्रिएटिव में कन्वर्ट कर दी, आर्टिस्टिक हो गए आप, है ना। जस्ट एज अ परस्यूट ऑफ नॉलेज बिकम्स स्कोलास्टिसिज्म मतलब प्लास्टिक, व्हेन डाइवोर्स फ्रॉम एक्चुअल नीड्स ऑफ मैन एंड लाइफ, भाई जो इंसान की एक्चुअल नीड्स है उसके लिए तो नॉलेज कर नहीं रहे हो तुम नॉलेज का क्या यूज कर रहे हो, एटम बम बना फोड़ दो। सो द परस्यूट ऑफ पॉलिटिक्स बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव बेडलैम व्हेन डाइवोर्स फ्रॉम साइंस एंड फिलोसफी। अब देखिए ये वर्ड आया यहाँ पर बेडलैम, क्या ये पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव वर्ड है, हमें कैसे पता चलेगा, सेंटेंस। सो द परस्यूट ऑफ पॉलिटिक्स बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव वर्ड लिखा था उसके आगे बेडलैम, व्हेन डाइवोर्स फ्रॉम साइंस एंड फिलोसफी। उसी तरह अगर पॉलिटिक्स में साइंस और फिलोसफी ना आए तो वो बेकार हो जाएगी। अरे यार डिफरेंस नहीं है नेता में, सुभाष चंद्र बोस की अलग पॉलिटिक्स थी और महात्मा गांधी की पॉलिटिक्स अलग थी, बी आर अम्बेडकर की अलग पॉलिटिक्स थी, लाला लाजपत राय की अलग पॉलिटिक्स थी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सबकी सेम पॉलिटिक्स थी क्या? जो चीज भगत सिंह सोचते थे वही सेम चीज महात्मा गांधी सोचते थे? नहीं ना। इसी तरह से फिलोसफी का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिक्स साइंस में, ये बोल रहा है। पूरे इसका समझ में आ गया? अब भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता दो नहीं समझ में आ रहा। कोई भी चीज करोगे फिलोसफी इंपॉर्टेंट है, हो गया ठीक। Which of the following statement best reflects the most rational, logical and practical message conveyed by the passage? इस पैसेज से आपकी खोपड़ी में क्या जा रहा है? ठीक, पहला, मॉडर्न स्टेट्समैन मतलब मॉडर्न पॉलिटिशियन needs to be well trained in scientific methods and philosophical thinking to enable them to have a better perspective of their roles and responsibilities and goals। बड़ा प्यारा लग रहा है, बट आप ये देखिए ये सिर्फ किसके रिलेटेड है, पॉलिटिक्स, मॉडर्न स्टेट्समैन पे बात कर रहा है। इट इज नॉट, अगला ऑप्शन देखते हैं, पर फिर भी 50-50 चांस लग रहा है मुझे इसका, ठीक है अच्छा लग रहा है। इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैव गवर्नमेंट मैनेज्ड बाय एम्पेरिकल स्टेट्समैन। एम्पेरिकल मतलब क्या है, सिर्फ इसमें डाटा डाटा है। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब बस हमारे पास नंबर है, आंकड़े, कोरोना में 5,02,03 लोग मरे, ये सिर्फ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन होगा, आंकड़ा है। आपने ये नहीं बताया कि कोरोना में 5,02,03 उम्मीदें, एस्पिरेशन, परिवार, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी भी माँ होगा, बाप होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, रिश्तेदार होंगे, मौसा, चीजा, चाला, उसका भी अरमान होगा एक दिन वो भी राष्ट्रपति बने इंडिया का, मर गया। आपने क्या बस नोट किया 5,02,03 आंकड़े? नहीं भाई आंकड़े नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आदमी के अंदर जिस तरीके से आपके अर्थक्वेक में एक होती है मरकाली स्केल,
ठीक है। और एक होती है आपकी रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल मैग्नीट्यूड बताती है, रिश्टर स्केल बस ये बताती है आंकड़े, नंबर। भाई 5.6 का अर्थक्वेक आया, 6.4 का अर्थक्वेक आया, लॉगरिथमिक स्केल। जबकि दूसरी साइड आपकी मर्कैली स्केल बताती है इंटेंसिटी, कि कितने लोग मर गए, कितने लोगों की लाइवलीहुड चली गई, कितने लोगों का सब कुछ उजड़ गया। उसी तरीके से एम्पेरिकल मतलब समझ में आया? ए भैया एसएससी में ये वर्ड आएगा, एम्पेरिकल का मतलब किसी को नहीं पता होता है, बहुत टाइम बाद तो हम सीख पाए थे। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? सिर्फ आंकड़ों वाली ऑब्जर्वेशन, न्यूमेरिकल। It is not desirable to have government managed by empirical statesmen unless well mixed with others who are grounded in learning and reflect well wisdom. अब देखो ये वाला भी सिर्फ इसने स्टेट्समैन और गवर्नमेंट पे फिक्स हो गया, ये मुझे नहीं लग रहा। As the statesmen, bureaucrats are the products of a society, it is desirable to have a system of education society that focus on training its citizens in scientific method and philosophical thinking from very early age. ये अब वेरी अर्ली है, जब ये वेरी वर्ड आ गया, जो एक्सट्रीम वर्ड है, इसमें कहाँ बोला गया कि छोटे बच्चों से सिखाओ आप? इस पूरे पैसेज में कहीं छोटे बच्चे मेंशन किए थे? इट इज डिजायरेबल दैट ऑल साइंटिस्ट नीड्स टू बी फिलोसोफर्स। अच्छा, क्या ऑल लिखा था कहीं? सारे साइंटिस्ट को फिलोसोफर बना दो आप। एज वेल टू मेक देयर वर्क गोल ओरिएंटेड एंड दस पर्पसफुल एंड यूजफुल टू सोसाइटी। ये सिर्फ साइंटिस्ट को फोकस करे बैठा है, ये सिर्फ साइंटिस्ट को फोकस करे बैठा था। ये एट वेरी यंग एज आ गया, इसलिए गड़बड़ हो गई कि एजुकेशन। अब ये वाला आया, इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैव गवर्नमेंट मैनेज्ड बाय एम्पिरिकल स्टेटमेंट अनलेस वेल मिक्स्ड विद अदर्स हु आर ग्राउंडेड इन लर्निंग एंड फेथ सिस्टम। और पहला वाला ए लग रहा है, काफी हद तक चांसेस क्या है आपका? ए है इसका आंसर। क्यों? ये वेरी यंग लिए जा गया, गलत कट गया। इसमें ऑल साइंटिस्ट पे फोकस है, कट गया। दो बचे, इसमें बोल रहा है एम्पेरिकल स्टेट्समैन गवर्नमेंट, यहाँ पे बोल रहा है मॉडर्न स्टेट्समैन की बात कर रहे, जो 50% लेके चला था उसे ही मैं, वो आपका सही होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आगे वाला पैसे, ठीक है, थैंक यू।